Hello students, let us continue with the remaining legal rules for the offer. So have a look at this. So let us have a look at all the points again. तो लीगल रूल्स कौन कौन से हैं ऑफर के, जिसमें से फर्स्ट 4 हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला था कि ऑफर जो है वो किसी लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने के लिए ही होगी, तभी उसको ऑफर मानेंगे। सेकंड, जो टर्म्स ऑफ ऑफर हैं वो अनएम्बिगस होनी चाहिए या वो क्लियर होनी चाहिए। थर्ड देखिए, ऑफर जो है दो तरह की हो सकती है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल मतलब जो सामान्य है और स्पेसिफिक मतलब विशेष। ऐसे ही ऑफर एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड हो सकती है। देखिए, एक्सप्रेस्ड मतलब जो स्पष्ट, जो कि स्पष्ट हो, और इम्प्लाइड मतलब जो गर्भित हो। तो अगला पॉइंट देखेंगे जो अभी हमें डिस्कस करना है। ऑफर मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट। ये देखिए, जो प्रस्ताव है वो हमेशा किसी संभव कार्य को करने के लिए ही होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी असंभव काम को करने के लिए कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो वो प्रस्ताव नहीं माना जाएगा, और चाहे दूसरा पक्षकार उसे स्वीकार कर भी ले तो भी कोई भी पक्षकार उसको पूरा करने के लिए या उस परफॉर्मेंस के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तो ऑफर के लिए नेक्स्ट लीगल रूल क्या हो गया कि इट मस्ट बी फॉर अ पॉसिबल एक्ट, या प्रस्ताव हमेशा किसी संभव कार्य को करने के लिए ही होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। प्रस्ताव का संवहन होना बहुत आवश्यक है। संवहन होने का मतलब है कि प्रस्ताव जिसके सामने भी रखा गया है उस तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। और इस संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की हम मदद लेंगे, और वो केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। इसकी डिटेल्स इस प्रकार हैं कि गौरी दत्त के यहाँ पे लालमन शुक्ला मुनीम के रूप में कार्य करते थे। तो गौरी दत्त जो था उसका भतीजा कहीं पर गुम हो गया और उसने लालमन शुक्ला को उसे ढूंढने के लिए भेजा। और उसके जाने के बाद गौरी दत्त ने न्यूज़पेपर में ये घोषणा करवाई कि जो भी उसके खोए हुए भतीजे को ढूंढ कर ले आएगा उसको 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। जो लालमन था उसको इस इनाम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने उसके भतीजे को ढूंढ लिया और ढूंढ कर ले आया। आने पर जब उसे इनाम की घोषणा के बारे में पता चला तो उसने इनाम के लिए दावा प्रस्तुत किया, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि लालमन शुक्ला को ये इनाम पाने का कोई भी हक नहीं है, वो इनाम के अधिकारी नहीं हैं। किस आधार पर? क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उस खोए हुए भतीजे को ढूंढा था तब उन्हें इनाम की घोषणा के बारे में कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं थी। तो अनुबंध के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति जो है वो आवश्यक है। तो जब लालमन शुक्ला को प्रस्ताव के बारे में ही पता नहीं था या ऑफर के बारे में ही पता नहीं था तो वो उसे स्वीकार भी नहीं कर सकता था। तो यहां से हमें क्या पता चला कि एक ऑफर, एक वैलिड ऑफर या लीगल रूल है ऑफर के लिए कि ऑफर का या प्रस्ताव का संवहन या उसका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑफर मस्ट बी अ रिक्वेस्ट नॉट एन ऑर्डर। जो ऑफर है या जो प्रस्ताव है वो एक ऑर्डर, एक आदेश के रूप में नहीं हो सकता। वो हमेशा किस प्रकार से होगा? एक विनय के रूप में। जैसे कि इसका मतलब ये है कि एक जो प्रस्तावक है वो प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में तो कोई शर्त रख सकता है, लेकिन अस्वीकार करने की कोई भी शर्त, कोई भी कंडीशन उसकी ओर से नहीं लगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये जो लीगल रूल्स हैं ऑफर के, इनका पालन हर हर स्थिति में होना जरूरी है, तभी एक ऑफर जो है एक वैलिड ऑफर कहलाएगी। सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। ऑफर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, देखिए, मोड्स ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर। एक जो प्रस्ताव है उसकी अंत या उसका समापन जो है वो कौन कौन से तरीकों से, कौन कौन से उसके रीतियां हैं जिससे वो हो सकता है। एक प्रस्ताव कैसे कैसे जो है वो अंत हो सकता है उसका। तो सेक्शन 6 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि एक ऑफर का अंत किया जा सकता है। पहला बिल्कुल सिंपल, बाय नोटिस, सूचना देकर। सेकंड, बाय लैप्स ऑफ टाइम।
निश्चित अवधि के बीत जाने पर। नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एन एसेंशियल प्री कंडीशन, किसी अनिवार्य पूर्व शर्त के पूरा न किए जाने पर। नेक्स्ट, जो प्रस्तावक है उसकी मृत्यु हो जाने पर या उसके पागलपन की अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट तरीका एक प्रस्ताव के समापन का बाय काउंटर प्रपोजल, प्रति प्रस्ताव के द्वारा। उससे नेक्स्ट, बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, निर्धारित तरीके से, निर्धारित रीति से स्वीकृत न किए जाने पर। नेक्स्ट, बाय चेंज इन लॉ, अधिनियम में या लॉ में किसी प्रकार के परिवर्तन हो जाने पर। और लास्ट, स्वीकर्ता जिसने प्रस्ताव को स्वीकार किया है उसकी मृत्यु या उसके पागलपन की अवस्था में। सो विल डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट देखिए, एक प्रस्ताव की समापन का, उसके समाप्त होने का पहला तरीका बाय नोटिस। और इसका मीनिंग क्या है कि जिसने प्रस्ताव रखा है वो स्वीकृति का या एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन पूरा होने से पहले कभी भी इस बात की सूचना कि वो प्रस्ताव को समाप्त करना चाहता है, इसकी सूचना वो किसको भेज देगा, जिसके सामने उसने प्रस्ताव रखा था, और ऐसा करके वो प्रस्ताव को समाप्त कर सकता है। ऐसा करते समय वो शब्दों का इस्तेमाल मौखिक रूप में या लिखित रूप में कर सकता है, वो फोन कर सकता है जिसको हम एक्सप्रेस्ड तरीका कहते हैं, या अपने व्यवहार या आचरण द्वारा, अपने कंडक्ट द्वारा जिसको हम इम्प्लाइड मेथड कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। तो पहला तरीका हो गया बाय नोटिस। सेकंड देखिए, बाय लैप्स ऑफ टाइम, निश्चित अवधि के बीत जाने पर। अगर प्रपोजल में कोई एक निश्चित टाइम पीरियड दिया गया है कि प्रस्ताव को इतनी अवधि में ही स्वीकार किया जाना है, तो अगर वो अवधि बीत जाती है और फिर भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता है, तो उसके बाद अगर स्वीकृति की जाती है तो प्रस्ताव समाप्त हुआ माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी प्रस्ताव में कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं किया गया है तो फिर कितने टाइम पीरियड के बाद वो समाप्त होगा, ये सर्कमस्टांसेस पर, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जैसे कि किन्हीं परिस्थितियों में एक दिन का टाइम पीरियड भी जो है वो रीजनेबल माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में 1 महीने 2 महीने का टाइम पीरियड भी रीजनेबल नहीं माना जाता है। जैसे कि अगर कोई जो अनुबंध की जो विषय वस्तु है अगर वो पेरिशेबल है, खराब होने वाली है, तो कुछ घंटे भी रीजनेबल माने जा सकते हैं। लेकिन अगर एक ड्यूरेबल चीज है तो लंबी अवधि को भी उचित अवधि माना जा सकता है। तो निश्चित अवधि के बीत जाने के बाद एक प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, एक प्रस्ताव जो है उसका अंत हो जाता है। थर्ड, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ एसेंशियल प्री कंडीशन, अगर प्रस्तावक ने प्रस्ताव रखते समय प्रस्ताव के साथ, अपने प्रपोजल के साथ कोई एक आवश्यक शर्त भी लगाई है जिसका पूरा किया जाना स्वीकृति के लिए जरूरी है, लेकिन स्वीकर्ता उस प्री कंडीशन को पूरा नहीं करता, तो प्रस्ताव जो है उसके लिए समाप्त हो जाएगा, उसका प्रस्ताव स्वीकृत नहीं माना जाएगा। जैसे कि सपोज ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें ये वस्तु, कोई भी वस्तु आप बोल सकते हैं, 2000 रुपए में, 5000 रुपए में ये मैं आपको बेचने को तैयार हूं, और अगर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तो आप 1000 रुपए मुझे 3 दिन में एडवांस के रूप में दे देना। अब बी जो है वो इस एडवांस राशि को उसको नहीं देता है 3 दिन में, और 3 दिन के बाद जब वो स्वीकृति भेजता है, या 3 दिन से पहले भी सपोज भेजता है, लेकिन वो ये जो एडवांस की अमाउंट थी वो उसको नहीं भेजता, तो उसके लिए प्रस्ताव समाप्त माना जाएगा। नेक्स्ट, बिल्कुल सिंपल कारण, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, जो प्रस्तावक है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, इंसैनिटी मतलब उसकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं रहती है, तो भी एक प्रस्ताव जो है वो समाप्त समझा जाएगा। नॉट बीइंग एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, अगर प्रस्ताव में किसी एक निश्चित तरीका, एक निश्चित रीति निर्धारित की गई है प्रस्तावक के द्वारा कि प्रस्ताव जो है इसी तरह स्वीकार किया माना जाएगा, तो स्वीकर्ता को चाहिए कि प्रस्ताव को उसी तरीके से वो एक्सेप्ट करे या स्वीकार करे
जिस तरीके से प्रस्तावक ने उसे कहा है। जैसे कि वो ये कह सकता है, जो प्रस्तावक है वो स्वीकर्ता को जिसके सामने उसने प्रस्ताव रखा है ये कह सकता है कि अगर आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है तो मुझे आप फोन करके बता देना। लेकिन जो स्वीकर्ता है वो उसको फोन नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि उसने निर्धारित ढंग जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर था वो तरीका नहीं अपनाया है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसका मतलब उसके लिए प्रस्ताव जो है वो समाप्त माना जाएगा। बाय चेंज इन लॉ, अगर लॉ में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन हो जाता है, इसका मतलब है जब प्रस्ताव रखा गया था तो फॉर एग्जाम्पल वो जो जिस चीज के लिए प्रस्ताव रखा गया था उस समय वो अलाउड था, परमिटेड था, लेकिन जो जिस समय थोड़े समय के बाद लॉ में कोई परिवर्तन हो गया और परिवर्तन इस प्रकार का हुआ कि वो प्रस्ताव अब पूरा नहीं किया जा सकता, उसकी स्वीकृति भी हो गई तो भी पूरा नहीं किया जा सकता, तो इसको बोलेंगे चेंज इन द लॉ, और वो प्रस्ताव लॉ में या अधिनियमों में परिवर्तन होने के कारण समाप्त हो जाएगा। और लास्ट तरीका, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द एक्सेप्टर, अगर स्वीकर्ता जो है जिस प्रकार ऊपर हमने किया, फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर प्रस्तावक की मृत्यु हो जाती है या वो मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है तो प्रस्ताव खत्म माने जाएंगे, अंत हो जाएगा प्रस्ताव का। ऐसे ही अगर एक्सेप्टर की मृत्यु हो जाती है या वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, इंसैनिटी जिसको कहते हैं, तो भी एक प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा। और एक फिफ्थ नंबर पे देखिए एक तरीका, बाय काउंटर प्रपोजल, प्रति प्रस्ताव के द्वारा। अब प्रति प्रस्ताव क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है कि प्रस्ताव जब भी किए जा रहे हैं तो जिस प्रकार से ओरिजिनल रूप में वो है वैसे ही उसको स्वीकार किया जा सकता है। अगर सामने वाला व्यक्ति जो स्वीकर्ता जिसको हम कहते हैं उसके साथ कोई अपनी शर्त जोड़ता है या उसमें कोई चेंज कर देता है तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, प्रति प्रस्ताव या काउंटर प्रपोजल। और काउंटर प्रपोजल या प्रति प्रस्ताव की स्थिति में जो ओरिजिनल वाला मूल जो प्रस्ताव था वो समाप्त माना जाएगा। जैसे कि अगर ए बी से कहता है कि मैं अपनी घड़ी तुम्हें 2000 रुपए में बेच सकता हूँ, बेचने को तैयार हूँ, लेकिन बी कहता है कि नहीं 2000 नहीं, मैं तो 1500 रुपए दे सकता हूँ, तो 1500 रुपए का ये प्रस्ताव अब बी की ओर से ए को आ रहा है और ए की ओर से जो बी को 2000 रुपए में बेचने का प्रस्ताव था वो समाप्त हो गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये तरीके हैं जिससे कि एक ऑफर जो है वो समाप्त हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक ऑफर के लैप्स होने के कौन कौन से मोड्स होते हैं। रिपीट कर लेते हैं, नोटिस के द्वारा मतलब सूचना देकर, लैप्स ऑफ टाइम मतलब समय के समाप्त हो जाने पर, तीसरा देखिए किसी आवश्यक पूर्व शर्त का पूरा ना किए जाने पर, प्रस्तावक की मृत्यु या उसके इंसैनिटी मींस मानसिक असंतुलन हो जाने पर, काउंटर प्रपोजल के द्वारा प्रति प्रस्ताव हो जाने पर, नेक्स्ट देखिए निर्धारित रीति से स्वीकार न किए जाने पर, अधिनियम में परिवर्तन होने पर, और लास्ट स्वीकर्ता की मृत्यु या उसके पागलपन की स्थिति में। तो इस प्रकार जो हमारा फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट से पहले की एक आवश्यक चीज है एग्रीमेंट, जिसके मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स होते हैं, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। तो इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट उसका पार्ट है दैट इज प्रपोजल या ऑफर, वो समाप्त हो गया है और हमने कंप्लीट कर लिया है। सो कीप वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट दैट इज एक्सेप्टेंस या स्वीकृति को डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये सब लर्न करिए जो जो हमने कर लिया है, और आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो वो नोट करके रखिए कि आपको कौन सी बातें समझ में नहीं आई हैं और कौन सी आ गई हैं, ताकि हम उन्हें आपके जो डाउट्स हैं वो मैं ले सकूं। सो थैंक यू सो मच।